टेट सी टेट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि बहुत शीघ्र ही टेट टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है और इसकी संभावित परीक्षा नवंबर-दिसंबर में निर्धारित की गई है। इसी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए टेट संबंधित कुछ सामग्री राधा रमण क्लासेज के माध्यम से मैं आरपी सर आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेट में हिंदी भाषा से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न हिंदी वर्णमाला के वर्ण से, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, लिंग से, वचन से, कारक से, काल से, वाच्य से, साहित्य से संबंधित होते हैं। इन्हीं बिंदुओं को दृष्टि में रखते हुए टेट की भावी परीक्षा में हिंदी भाषा से संबंधित आने वाले प्रश्नों को दृष्टि में रख करके हिंदी भाषा पर आप सबको महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय छात्रों, इस सामग्री के लिए आपको कोई शुल्क वहन नहीं करना है, आपको कोई धनराशि खर्च नहीं करनी है। सिर्फ करना है कि आप राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को बेल आइकन दबा करके अपना नाम इसमें रजिस्टर्ड कर लें, ताकि जैसे इस चैनल पर हिंदी भाषा से संबंधित टेट की कोई भी सामग्री अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, जिसका लाभ आप उठा सकें और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें। प्रिय छात्रों, इसी प्रक्रिया में हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत आज वर्ण पर चर्चा शुरू करेंगे। प्रिय छात्रों, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हिंदी भाषा शब्द जो है ये एक संकर शब्द है। संकर शब्द है ये। संकर शब्द का मतलब कि जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनता है उसी शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा शब्द में हिंदी शब्द फारसी भाषा का है और भाषा शब्द संस्कृत भाषा का है, और इन दो भाषाओं के शब्दों के योग से हिंदी भाषा शब्द जो है बना है, और इस तरह से हिंदी भाषा शब्द एक संकर शब्द है। आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा किस तरह का शब्द है, तो इसका सही उत्तर होता है संकर। इसी तरह से बैलगाड़ी शब्द पूछा जाता है, थानेदार शब्द पूछा जाता है, आतिशबाजी शब्द पूछा जाता है। तो ये सब सारे शब्द जो है संकर शब्द हैं, क्योंकि इनका दो भाषाओं के योग से जो है निर्माण हुआ है। प्रिय छात्रों, विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा के 3 आधार बताए जाते हैं। एक वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। विश्व की चाहे जो भी भाषा हो, हर भाषा के अपने वर्ण होते हैं, हर भाषा के अपने शब्द होते हैं और हर भाषा के अपने वाक्य होते हैं। अगर जो विद्यार्थी वर्ण, शब्द, वाक्य को समझ लेता है, वह उस भाषा को अच्छी तरह से समझ लेता है। आइए हम लोग वर्ण पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जाने वर्ण क्या है। प्रिय छात्रों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा मात्र एक ध्वनि है।
जिसके माध्यम से जीव अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है, एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करता है। यानी भाषा संपर्क स्थापित करने का माध्यम है, जिसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के योग को शब्द कहते हैं और शब्द के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो इस तरह से अगर प्रश्न उठता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है और उसमें ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य आता है, तो हमारा उत्तर ध्वनि होता है। कभी कभी पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, शब्द, वाक्य, समास, तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाती है, क्योंकि वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप होता है। प्रिय छात्रों, वर्ण शब्द को परिभाषित करते हुए बतलाया गया है कि मुख से निकलने वाली जिस ध्वनि को इंगित करने के लिए, बतलाने के लिए कोई आकृति बनाई जाती है तो उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे मुख से निकला क, इस क रूपी ध्वनि का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। यदि इसी क रूपी ध्वनि को व्यक्त करने के लिए इस तरह के आकृति का निर्माण किया जाए तो ये वर्ण हो जाता है। तो ये तो वर्ण की एक सामान्य परिभाषा है। वर्ण को परिभाषित करते हुए हिंदी साहित्य के विद्वानों ने लिखा कि मूल ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी मूल ध्वनियाँ कुछ होती हैं और उन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण के नाम से जाना जाता है। या आप वर्ण को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह स्वीकार किए गए हैं उसे वर्ण कहते हैं। प्रिय छात्रों, लेकिन जिस रूप में वो लिखे जाते हैं उनको लिपि कहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि वर्ण के लिए ध्वनि चिन्ह शब्द और लिपि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। प्रिय छात्रों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब कि जो जहाँ है वहीं पर उसे स्थापित करना ही व्यवस्थित रूप होता है। हिंदी वर्णमाला बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से स्थापित वर्णमाला है, क्योंकि इनका स्थान वहीं पर स्थापित है जहाँ से ये उच्चारित होते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो हिंदी वर्णमाला है इसका प्रारंभ अ से होता है। क्यों होता है कि जब किसी भी ध्वनि को उच्चारित किया जाता है तो फेफड़े से जो वायु उठती है तो उसमें अ के उच्चारण में वायु सबसे पहले कंठ को स्पर्श करती है। इसीलिए अ को वर्णमाला में पहले स्थान पर रखा गया है। प्रिय छात्रों, हिंदी वर्णमाला को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय पाणिनि नामक विद्वान को दिया जाता है। इसीलिए पाणिनि को हिंदी वर्णमाला का पिता या जनक कहा जाता है। पाणिनि जी द्वारा हिंदी वर्णमाला का जो व्यवस्थित रूप स्थापित किया गया उसमें कुल 52 वर्ण हैं। यानी हिंदी वर्णमाला जो है इसमें कुल 52 वर्ण हैं। इन 52 वर्णों को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, वायु प्रक्षेप के आधार पर तथा जाति के आधार पर। यानी जो 52 वर्ण हैं, इन 52 वर्णों को वर्गीकृत करने के 5 आधार हैं। प्रिय छात्रों, इन 5 आधारों पर हम लोग पृथक पृथक अलग अलग चर्चा करेंगे। आज हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, एक मूल वर्ण और दूसरा निर्मित वर्ण। आइए हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि
मूल वर्ण किसे कहते हैं और निर्मित वर्ण किसे कहते हैं। प्रिय छात्रों, मूल वर्ण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि प्रकृत प्रदत्त ध्वनियों के लिखित रूप को मूल वर्ण कहते हैं। यानी जो प्रकृति ने मनुष्य को ध्वनियाँ प्रदान की और इन्हीं ध्वनियों का जो लिखित रूप हुआ उसे वर्ण कहते हैं। का मूल वर्ण के दो भेद बताए गए हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, स्वर शब्द को परिभाषित किया गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से उठने वाली वायु मुख में बिना कहीं रुके निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जो वर्ण पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हीं को स्वर कहा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, कोई अवरोध नहीं होता है, कोई बाधा नहीं होती है, उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण को पूर्णता प्रदान करने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। यानी जो वर्ण व्यंजन वर्ण के उच्चारण को पूर्णता प्रदान करता है उस वर्ण को हम स्वर के नाम से जानते हैं। प्रिय छात्रों, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 ऐसे वर्ण हैं जिन पर यह परिभाषा लागू होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर इन स्वर वर्णों को दो वर्ग में विभाजित किया गया है, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं और संधि स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के निर्माण में किसी अन्य स्वर का योग नहीं होता है, अर्थात जो स्वर बिल्कुल अकेले होते हैं उन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर के रूप में आ, ई, उ और री का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, संधि स्वर को परिभाषित किया गया कि जिन स्वरों के निर्माण में दो स्वरों का योग होता है, यानी जिन स्वरों की उत्पत्ति दो स्वरों के मिलने से होती है उन्हीं को संधि स्वर कहते हैं। प्रिय छात्रों, संधि स्वर को वर्ण विकार स्वर भी कहा जाता है। इसको वर्ण विकार स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ये संधि स्वर को। तो संधि स्वर को हम वर्ण विकार स्वर के नाम से भी जानते हैं। प्रिय छात्रों, संधि स्वर के दो रूप हैं, एक दीर्घ और दूसरा संयुक्त। दीर्घ स्वर कौन होते हैं? कि किसी मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों में आ, ई, उ का उल्लेख किया जाता है, क्योंकि आ का निर्माण अ धन आ किसी मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से होता है। संयुक्त स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दो भिन्न स्वरों के योग से होती है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर के रूप में ए, ऐ, ओ, औ का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, ए का निर्माण अ धन ई से होता है, ऐ का निर्माण अ धन ए से होता है, ओ का निर्माण अ धन उ से होता है, औ का निर्माण अ धन ओ से होता है। ऐ और औ को संध्याक्षर स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल 11 वर्ण ऐसे हैं जिनको हम स्वर के नाम से जानते हैं। प्रिय छात्रों, मूल वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन है। व्यंजन शब्द को परिभाषित किया गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े से उठने वाली वायु
मुख में कहीं न कहीं रुक कर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के हटने पर होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल ऐसे 33 वर्ण हैं जिन पर ये परिभाषा लागू होती है। प्रिय छात्रों, ये 33 व्यंजन जो हैं, इनके 2 रूप होते हैं, एक बदाक्षर और एक मुक्ताक्षर। व्यंजन के बदाक्षर रूप को मूल व्यंजन, अखंडित व्यंजन या हलंत व्यंजन भी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, बदाक्षर व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन का जो रूप बिना स्वर का होता है, उसी को बदाक्षर व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन के जिस उच्चारण में स्वर का योग नहीं होता है, उसी को बदाक्षर व्यंजन कहा जाता है। बदाक्षर व्यंजन का जो रूप बनता है वो ऐसे है, यानी कि वर्ण के नीचे हलंत लगा के बनता है। मुक्ताक्षर व्यंजन को संयुक्त व्यंजन, खंडित व्यंजन, स्वरांत व्यंजन भी कहा जाता है। अर्थात जिस व्यंजन के साथ स्वर का योग होता है, उसको मुक्ताक्षर कहते हैं। इसका जो रूप बनता है वह ऐसे बनता है, यानी कि जब व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो वह व्यंजन का बदाक्षर रूप होता है, और जब व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता है तो वह व्यंजन का मुक्ताक्षर रूप होता है। बदाक्षर रूप के साथ स्वर नहीं होता है और मुक्ताक्षर रूप के साथ स्वर होता है। तो इस तरह से आप व्यंजन वर्ण का परिचय देखें। प्रिय छात्रों, निर्मित वर्ण किसे कहते हैं? निर्मित वर्ण शब्द को परिभाषित किया गया कि मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप जिन ध्वनियों को सृजित किया गया, जिन ध्वनियों को निर्मित किया गया, उन्हीं के लिखित रूप को निर्मित वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित निर्मित वर्णों के 3 रूप हैं, संयुक्ताक्षर, उच्छिष्ट और अयुग्वाह। आइए हम देखते हैं कि संयुक्ताक्षर वर्ण किसे कहते हैं। प्रिय छात्रों, संयुक्ताक्षर वर्ण को परिभाषित किया गया कि जिन वर्णों की उत्पत्ति बदाक्षर और मुक्ताक्षर के योग से होती है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्णों की संख्या 4 है, और ये हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो है 4 संयुक्ताक्षर हैं। छ का निर्माण आप जानते हैं बदाक्षर का और मुक्ताक्षर मूर्धा स से हुआ है। त्र का निर्माण बदाक्षर त और मुक्ताक्षर र से हुआ है। ज्ञ का निर्माण बदाक्षर ज और इया के योग से हुआ है, और स्र का निर्माण बदाक्षर स और मुक्ताक्षर र के योग से हुआ है। प्रिय छात्रों, ज्ञ का ये जो परंपरागत निर्मित वर्ण है ज और इया, इसको आधुनिक हिंदी के विद्वानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इनका मानना था कि हिंदी की विशेषता है कि हिंदी में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। तो हम लिखते तो हैं ज और इया और बोलते हैं ज्ञ ग य, इसीलिए ज्ञ के परंपरागत निर्मित वर्ण को अस्वीकार कर आधुनिक हिंदी के विद्वानों द्वारा ज्ञ का निर्माण बदाक्षर ग और य के योग से स्वीकार किया गया है। निर्मित वर्ण का दूसरा रूप उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट को परिभाषित किया गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर तालु के कठोर भाग को झटका देती है, उन्हें उच्छिष्ट वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट वर्णों की संख्या 2 है, एक है अड़ और एक है ढ।
ये ड और ढ नहीं है, अड़ और ढ है। ड का और निर्माण ड और र के योग से और ढ का निर्माण ढ और र के योग से हुआ है, लेकिन ये दोनों मिल करके अपने मूल को समाप्त करके एक नया रूप प्राप्त कर लिए। इसीलिए उत्क्षिप्त वर्णों को ताड़नजात वर्ण या द्विगुण वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, अयोगवाह वर्ण को परिभाषित किया गया कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है उन्हीं को अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, एक विसर्ग और दूसरा अनुस्वार। विसर्ग को लिखित रूप ऊपर नीचे 2 बिंदी से दिया गया है और अनुस्वार का लिखित रूप 1 बिंदी से दिया जाता है। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला के इन 52 वर्णों को हम 5 रूप में देखते हैं। 52 वर्णों में कुछ वर्ण स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं, कुछ संयुक्ताक्षर हैं, कुछ उत्क्षिप्त हैं और कुछ अयोगवाह हैं। इन 5 के सिवा हिंदी वर्णमाला में और कोई भी वर्ण सम्मिलित नहीं किया गया। तो इस तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी वर्णमाला को इन रूपों में जाना जाता है। प्रिय छात्रों, अगली वीडियो में पूर्व की कक्षा में हम आपको उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण के संबंध में बतलाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। अगर आपको ये सामग्री अच्छी लगती है तो आप इस सामग्री को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अन्य से भी करवाएं जो टेट और यस टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस निःशुल्क प्रस्तुत सामग्री का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। धन्यवाद।